एक बोलते हैं लोग कि यूपीएससी में जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा छोड़ना है, लेकिन वो छोड़ना क्या है, अगर आपने उस चीज़ को सही से सेलेक्ट कर लिया कि क्या छोड़ना है तो ये आपका सिलेक्शन बहुत इजी करा देगा। बच्चे बीच में जिसे कहते हैं डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, तो उसको लेकर के क्रेज होता है, बट फील्ड में कुछ टाइम का आपको लगता है कि मसूरी ज़्यादा अच्छा था। मुरैना की तो गज्जक हमने बहुत सुनी है, लेकिन मुरैना का और क्या क्या फेमस है? मुरैना के डकैत फेमस है। डकैत। चंबल के साथ में भी, चंबल रीजन के साथ में मेजर इशू यही है कि हम जो चंबल की बात करते हैं तो हमको सिर्फ डकैत दिखते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। तो मेरे साथ भी पहले 2 अटेम्प्ट में ये था कि इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन मेंस में थोड़े से कम थे। एंड जिस बार सिलेक्शन हुआ था उस बार इंटरव्यू में थोड़े कम थे, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा थे, जिससे फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। हाँ। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो बना है, सर ये सतना में बना है? ये सतना में बना है। मेरे टाइम में अगर बात करें तो 4 ईयर ऑलमोस्ट डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जाम ओनली, इसमें से 3 अटेम्प्ट। तो अभी 4 साल का एक लंबा टाइम होता है, उस लंबे टाइम पे सेम इंटेंसिटी के साथ में चीज़ों को करते रहना, और वैसे इट्स अ टफ। हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अनुराग वर्मा सर, सीनियर आईएएस ऑफिसर। लेकिन ऑफिसर्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, यानी कि जिन्होंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो। नाउ ऑफिसर, a philanthropist, a person who is interested in education, very rare to find. So today, welcome sir. थैंक यू मैडम। आप आए, हमारे बच्चों को आपने इंस्पिरेशन दी। This has been a really grateful moment for us. और जब हम आपसे बात करेंगे तो हम आपसे बहुत सारे अलग छोटे टॉपिक्स पे बात करेंगे, ताकि हम भी बेहतर समझ पाए कि एक आईएएस, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम का रोल क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे रायबरेली से। तो सर, जब आप रायबरेली में थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? एक्चुअली इफ यू नो अबाउट रायबरेली, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, तो एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना, और ये बहुत सारे बच्चे फेस करते होंगे जो स्मॉल टाउन से आते हैं, क्योंकि हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन या किसी भी बिग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि हमने जहाँ पर पढ़ा था वहाँ पर उतने चैलेंजेस नहीं थे, या कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था, लोगों का एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं था, तो वो सब चैलेंजेस किसी भी स्मॉल टाउन के बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। दैट्स वाई जैसे ही आप किसी बिग एग्जाम के लिए सोचते हैं तो आप बिग टाउन की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो वो चैलेंजेस रायबरेली के साथ में भी थे। तो सर, आपने फिर रायबरेली से होते हुए एग्जाम दिया। सर, कौन से अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हुआ? इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। या सर, उससे पहले आपने लेकिन 2 इंटरव्यूज दिए। हाँ, इट्स माय गुड लक कि ये जो तीनों अटेम्प्ट दिए थे उन सभी में इंटरव्यूज दिए थे। तो सर, जब पहली बार आपका इंटरव्यू आया होगा तो घर वाले और बाकी सबकी उम्मीदें तो एकदम चरम सीमा पर होंगी कि अरे, पहले ही अटेम्प्ट में लड़का एकदम इंटरव्यू तक पहुंच गया है, तो सब कुछ एकदम सेट है। इवन घर वालों से ज्यादा खुद के लिए भी था कि जब पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आया था तो शायद उतनी खुशी हुई थी जितनी जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तब भी उतनी नहीं हुई थी, क्योंकि दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो सर, फिर जब आपने इंटरव्यू दिया और आपने 2 इंटरव्यूज दिए और जब आपका तीसरा इंटरव्यू आया, तो क्या क्या आपकी लर्निंग्स रही उस पूरी प्रोसेस में? हाँ, जैसे कि आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, फाइनल मेरिट मेंस एंड इंटरव्यू जोड़ के बनती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके इंटरव्यू मार्क्स अच्छे भी आते हैं, लेकिन मेंस में आपके मार्क्स सिर्फ उतने होते हैं कि आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया और आपकी इंटरव्यू कॉल हो गई, बट इतने नहीं है कि जो आपको फाइनल सिलेक्शन करा दें। और इंटरव्यू में अगर जनरल मार्क्स आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरे साथ भी पहले 2 अटेम्प्ट में ये था कि इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन मेंस में थोड़े से कम थे। एंड जिस बार सिलेक्शन हुआ था उस बार इंटरव्यू में थोड़े कम थे, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा थे, जिससे फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। हाँ, ओके। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू। तो सर, जैसे जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या 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 माइंडसेट रहता था? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनके माइंडसेट की बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली इन दिस एग्जाम बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, एक बोलते हैं लोग कि यूपीएससी में जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा छोड़ना है, लेकिन वो छोड़ना क्या है, अगर आपने उस चीज़ को सही से
सेलेक्ट कर लिया कि क्या छोड़ना है, तो ये आपका सिलेक्शन बहुत इजी करा देगा। अदरवाइज हम बहुत बार बहुत सारी एनर्जी हम उन जगहों पे दे रहे होते हैं जिसका शायद एग्जाम से कोई उतना रिलेशन नहीं है, या वहां से बहुत रेयरली कभी क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो दिस इज लाइक कि हमको उस एग्जाम का एक्सपर्ट नहीं बनना है कि हमको हर चीज जाननी है, लेकिन हमको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमको खुद की प्रिपरेशन करनी होती है। तो वो चीजें एटलीस्ट कोचिंग आपको सिखा देती है। तो जैसे जैसे कंसिस्टेंसी होती है, जैसे ना बहुत बच्चे बीच में जिसे कहते हैं डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, तो ऐसा भी कुछ था क्या क्या जो आपने डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोई अपना कुछ हैक डेवलप किया हो? एक्चुअली ये तो आपका मोटिवेशन है, आपका डेडिकेशन ही है जो आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। लाइक मेरे टाइम में अगर बात करें तो 4 ईयर ऑलमोस्ट डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जाम ओनली, इसमें से 3 अटेम्प्ट। तो अब ये 4 साल का एक लंबा टाइम होता है, उस लंबे टाइम पे सेम इंटेंसिटी के साथ में चीज़ों को करते रहना, और वैसे इट्स अ टफ एंड चीज़ें डेविएट होती हैं, सभी बच्चों के साथ में होती हैं। आप आगे चल के जब, जैसे मैं अगर 10-15 साल पहले की बात को सोचूं तो उस टाइम पे लगता था कि ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन एक बार होने के बाद आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। तो अभी जो बच्चे हैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट जितना टाइम आपने यूपीएससी को या जिस भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, उस टाइम को फिर फुल इंटेंसिटी के साथ में यूज करिए। उस टाइम को अदर चीजों में जितना वेस्ट करेंगे उतना आपका सिलेक्शन आपसे दूर होता चला जाएगा। हाँ। तो सर जब सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग सर वो कहाँ थी और क्या एक्सपीरियंस था? आफ्टर सिलेक्शन यूपीएससी का पैटर्न आपको पता होगा कि सबसे पहली पोस्टिंग तो मसूरी में होती है, मतलब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग जो लवासना जिसको बोलते हैं। It's a dream place for every aspirant. Every aspirant, हाँ. And after around 9-10 months, आपकी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोस्टिंग होती है as a प्रोफेशनल. That was in Singrauli as assistant collector. Singrauli, it's a very important place also. Yeah, it's an important place. हाँ. It's a energy capital. Energy capital, mining. हाँ. So it's a good posting. That time collector या DM अदर स्टेट में अलग नाम बोलते हैं, उनके साथ में रह के आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या वर्किंग होती है उसको सीखना होता है, समझना होता है, जिससे आगे चल के आप उनके साथ में काम कर सकें। तो सर शॉक लगा था जब पहली पोस्टिंग पे गए, या फिर आपको लगा कि नहीं आई वाज रेडी फॉर इट? नहीं, एवरीवन जब मतलब फीलिंग जो होती है जब आप मसूरी में होते हैं एंड आफ्टर फाउंडेशन कोर्स जो आपका फेज 1 चल रहा होता है, तो उस टाइम पर ऐसा होता है कि आप आईएएस तो बन चुके हो लेकिन अभी कोई काम नहीं है, अभी भी पढ़ाई करनी है। हाँ. तब उस टाइम पर लगता है कि नहीं, जितना जल्दी फील्ड में चलें और थोड़ा काम को देखें, समझें, एक्चुअल में क्या ग्राउंड पे होते हैं उन चीज़ों को देखें, या आईएएस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो देखें, तो उसको लेकर के क्रेज होता है। बट फील्ड में कुछ टाइम का आपको लगता है कि मसूरी ज़्यादा अच्छा था बिकॉज दैट टाइम कोई स्ट्रेस नहीं था। यू गॉट सिलेक्टेड, यू आर एन आईएएस ऑफिसर, बट यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जस्ट हैव टू स्टडी। But in field, every day is a different. Yeah. Every day has different challenges, so that you have to face. Very true, very true. तो सर उसके बाद जैसे आपकी सिंगरौली के बाद आप कहाँ मूव किए? सिंगरौली के बाद जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है, आफ्टर दैट आपका अराउंड 1.5 month का फेज 2 होता है, that again in मसूरी. Then you got your first independent posting as a SDM. That was in छतरपुर district. छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, वो भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अपने आप में। After that, you come at district level as a CO जिला पंचायत in MP. Some states called DDC or CDO. It's a whole rural development. You have to take care of that. That was my posting is in Morena. Morena. Yeah. So Morena की तो गज्जक हमने बहुत सुनी है, लेकिन मोरेना का और क्या क्या फेमस है? मोरेना के डकैत फेमस है। डकैत हाँ, मतलब डकैत और गज्जक। मोरेना like it's a tough district. It's a challenging area actually because of its terrain, because of nature of peoples. But जब आप वहाँ पे काम करते हैं या किसी भी रीजन में, हर रीजन के अपने चैलेंजेस होते हैं। जब तक हम वहाँ पे नहीं जाते हैं हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पर ना ही जाएं तो बेटर है। एंड जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहाँ की बहुत सारी ब्यूटीज भी दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी होती हैं। जब तक हम वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो दूर से हमें सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। जैसे चंबल के साथ में भी, चंबल रीजन के साथ में मेजर इशू यही है कि हम जब चंबल की बात करते हैं तो हमको सिर्फ डकैत दिखते हैं। हाँ।
लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, वो दिल्ली से बहुत पास में है, लोगों की कनेक्टिविटी बेटर है, प्लस एजुकेशन सिस्टम वहाँ का बेटर हो रहा है, और धीरे धीरे वो एरिया जो अपनी उसकी नेगेटिव इमेज है उससे अलग हटके पॉजिटिव इमेज की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव इमेज की तरफ जा रहा है, वो तो है। मतलब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है जैसे स्टेट्स डेवलप होंगे, वो जो एरियाज हैं वो भी अपने आप में ही डेवलप होंगे ही होंगे। तो सर लेकिन ये उसके बाद आप सर शायद सतना आए। नहीं, सतना तो अभी काफी बाद में है। सतना वाज माय थर्ड पोस्टिंग एज अ कलेक्टर। ओके। अर्लियर आई वाज पोस्टेड एज हरदा कलेक्टर, देन मुरैना कलेक्टर अगेन, मुरैना अगेन पोस्टेड ट्वाइस, हाँ, देन सतना। देन सतना। तो सर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो बना है सर, ये सतना में बना है। ये सतना में बना है। तो क्या था ये सर, कैसे आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? और मतलब बिकॉज क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड इज इन इटसेल्फ अ चैलेंजिंग जॉब, तो आपको आपकी टीम को बड़ी मेहनत करनी लगी होगी। एक्चुअली इनिशियली जब हमने इसका प्लान किया था, बेसिकली आपको बताते हैं, डिमार्केशन, जैसे लोग का कुछ लैंड पार्सल है और वो उसका नाप करवाना चाहते हैं, हिंदी इट्स कॉल्ड सीमांकन। तो थोड़ा चैलेंजिंग जॉब भी है, तो हमारे यहाँ पे पेंडेंसी ठीक ठाक रहती है, लोग उसके से सफर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने एक प्लॉट खरीदा है, हाँ। अब जब तक उसका सीमांकन नहीं होगा तब तक उसको उसकी एक्चुअल बाउंड्रीज नहीं पता चलेंगी। या दो भाई हैं, दो भाई इन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया, अब उस खेत को जब तक बांट के दो पार्ट नहीं किए जाएंगे, अच्छा। मतलब दोनों का सीमांकन नहीं होगा, हाँ। तब तक उनकी अलग अलग बाउंड्रीज डिसाइड नहीं होंगी। तो बड़ा लड़ाई का मुद्दा है, ये बड़ा लड़ाई का मुद्दा है। तो उसमें ये सोचा एक दिन इसका अभियान चलाते हैं, एटलीस्ट जो अनडिस्प्यूटेड है, मतलब जिनमें कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ हमको डिमार्केट करके लोगों को अपना अपना पार्ट बता देना है। हम ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करें और उनको एक दिन में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो उस दिन आई सपोज जून का टाइम था, तो गर्मी भी अच्छी थी, बट माई टीम डिड वेरी वेल। और मैं जितना उन्होंने किया था 1500 समथिंग कुछ था, 1555। तो उतना एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं था कि इतना लोग कर पाएंगे। बट सुबह से शाम तक हम लोग भी फील्ड में थे, सारे सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में थे, एंड जो सबसे नीचे का अमला है, पटवारी जिसको बोलते हैं, पटवारी या लेखपाल, वो सभी लोग उस दिन भर फील्ड में थे और वो सारे केसेस उन्होंने निपटाए थे, मतलब क्लियर किए थे। आफ्टर दैट फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों ने हमसे कोऑर्डिनेट किया था, फिर उन्होंने उसकी पूरी स्टडी की, देन दे रिटन इन देयर बुक। अरे वाह, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अवेयरनेस। मुझे लगता है कि ऐसे रिकॉर्ड बन जाता है तो उसके बाद लोगों को इंस्पिरेशन तो मिलती है और अवेयरनेस भी आ जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली बिकॉज सीमांकन वर्क इज टफ, आपको प्लॉट की बाउंड्रीज डिसाइड करनी होती हैं, तो इट्स टेक टाइम। तो बहुत लोगों को ये सरप्राइज था कि एक दिन में इतना कैसे हो सकता है। हाँ, ये अपने आप में लगता है क्योंकि नपाइश करना, उसको रिकॉर्ड करना, और तो दैट्स व्हाई हमने ये भी किया था कि हमने उसी दिन उसको ऑनलाइन करके उन केसेस को डिस्पोज भी किया था, जिससे कोई ये क्वेश्चन मार्क ना कर सके कि आपने सिर्फ बताने के लिए बता दिया है। हाँ। उन्होंने उसको डिसाइड किया, मतलब जमीन की एक्चुअल में ग्राउंड पर नाप की, देन उसको ऑनलाइन किया। एमपी में एक आरसीएमएस पोर्टल है जो रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे उन केसेस को हमको डिस्पोज भी करना होता है। तो सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स ने सेम डे उन केसेस पे फाइनल ऑर्डर भी इशू किया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा एक आपका इनिशिएटिव था। तो सर उसके बाद मैंने देखा कि आपकी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप साइकिल चलाते हुए भी आपने कुछ अभियान आपने चलाए हैं। कुछ चीजें ग्राउंड पे होती रहती हैं, बहुत बार अवेयरनेस के लिए हम कुछ करते रहते हैं। तो उसके बहुत सारी चीजें ग्राउंड पर, बेसिकली उन सब के पीछे का अल्टीमेट गोल होता है पब्लिक तक अपनी मैसेज पहुंचाना। इंक्यूबेशन सेंटर्स पे भी आपने काम किया, ये क्या है सर इंक्यूबेशन सेंटर्स? इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप्स हैं, उनको हम एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज जो भी स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई स्टार्टअप्स हैं, उन पे आइडियाज तो हैं, बट दे डोंट हैव फंड, दे डोंट हैव स्पेस जहाँ पर वो काम कर सकें, या इंटरनेट फैसिलिटीज या अदर चीज़ें। तो इंक्यूबेशन सेंटर एमपी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट जो वहाँ पे 7 स्मार्ट सिटीज थी, सतना इज आल्सो स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पर उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया था। उन सेंटर्स का प्रॉपर्ली यूज हो सके, वो हम लोगों ने कोशिश की थी, जिससे कई सारे स्टार्टअप्स निकल सके। तो दैट वाज अ गुड थिंग। सर वहाँ पे मतलब स्टार्टअप कल्चर अभी उठ रहा है एमपी में? तो मतलब क्योंकि स्टार्टअप करने में मुझे लगता है कि आइडिया इज द इजीएस्ट थिंग, उसके बाद की जो पोस्ट, वो आइडिया के बाद का जो अगला थिंग है, उससे लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने तक का वो जो बीच का पोर्शन है, वो हम इंक्यूबेशन सेंटर पे अवेलेबल कराते हैं। ओके। और सर गर्ल्स के लिए भी आपने एक सेंटर खोला था वहाँ पे? या सेम फॉर गर्ल्स इन एंटरप्रेन्योर आल्सो। एज अ गर्ल एंटरप्रेन्योर। सर
मतलब क्या चैलेंजेस स्पेसिफिकली कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई अलग चैलेंजेस आपने महसूस किए हो वहाँ पे? बिल्कुल होते हैं, स्पेशली जैसे ही हम थोड़ा सा स्मॉल टाउन्स में जाते हैं तो अभी भी गर्ल्स को फ्रीडम नहीं है जैसा मेट्रो सिटीज़ में या डेवलप्ड सिटीज़ में है। तो वहाँ पर वो चैलेंजेस हैं घर वालों के साथ में कि घर वाले उनको उतना फेथ करें कि उनको आप घर से बाहर जाने दें, तो वो सब चीज़ें अभी भी गर्ल्स के साथ में थोड़े बहुत चैलेंजेस तो हैं। पर जैसे जैसे गर्ल्स आगे बढ़ेंगी उससे आगे की फैमिली या अदर जो फैमिलीज हैं जो अभी थोड़ा बहुत हेजिटेट होते हैं वो भी मोटिवेट होंगे गर्ल्स को फ्रीडम देने के लिए। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। आप वहाँ पे बच्चों के पढ़ाई से भी जुड़े रहे, मैंने ऐसे देखा कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में आपको बहुत अच्छा लगता है और आप अलग अलग जगह पर आपने कोशिश करी कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे शायद 12th के एग्जाम के लिए भी आपने बच्चों को गाइड किया, वहाँ पे आपने बच्चों से इंटरेक्ट किया और उन्हें सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए भी आपने उन्हें गाइड किया, समझाया कि एग्जैक्टली कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी। तो सर ये आपके अंदर का स्टूडेंट है क्या जो ये जिंदा है? कई सारे इंसिडेंट्स हैं, जैसे जो प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर एक हम फ्री क्लासेस चलाते हैं। उसके पीछे की स्टोरी ये है, मैंने सतना ज्वाइन किया ही था, ज्वाइन करने के हार्डली मतलब विद इन अ वीक और 10 डेज कुछ बच्चे आए कि सर हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है लेकिन हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम दिल्ली या किसी अदर सिटी में जा सकें, तो आप सर हमको गाइड करेंगे क्या? तो ये चीज़ें रिपीटेडली 2-4 बार हुई, तो मुझे लगा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं तो ऐसा कुछ करते हैं कि उनको एक परमानेंट प्लेटफॉर्म यहीं पर मिल जाए। फिर एक एनजीओ है जो लोग इस पर थोड़ा काम करते थे, उनके साथ में कोऑर्डिनेट किया, फिर स्पेस अवेलेबल कराया एंड देन वी लॉन्च्ड अ प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द किड्स, वो भी निःशुल्क। अब ये था कि कितने बच्चे आएंगे, तो उसके लिए फिर हमने फॉर्म फिल कराया, तो दैट वाज मोर देन 3000। ओह गुडनेस। फिर ना चूंकि इतने लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर इनिशियली वी आइडेंटिफाइड कि कौन से बच्चे हैं जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम एटलीस्ट हम उनको या ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हैं। तो फिर हमने उनके लिए किया, तो रेगुलरली फिर 150 से 200 बच्चे, तब से ऑलमोस्ट 3 ईयर प्लस हो गया है, तब से हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, रेगुलर बच्चे उससे गाइडेंस ले रहे हैं। साथ ही कई सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट भी हुए हैं, पीएससीज में सेलेक्ट हुए हैं या अदर एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए हैं, तो वो एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी वर्क था जो लिटरली लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं जो उनको नीड थी और वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। वेरी ट्रू सर। सर जैसे आज जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम किताबों के अंदर, टेक्स्ट बुक्स के अंदर, लेकिन जब रियल फील्ड पे जाते हैं तो है ना बहुत सारी चीजें नई आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये सब के लिए तो हमें टेक्स्ट बुक्स ने या प्रिपरेशन ने या ट्रेनिंग ने तैयार ही नहीं किया था। तो सर एक दो कोई ऐसी चीजें जो आपको लगा हो कि यार इसके लिए तो तैयार ही नहीं किया किसी ने? ये ट्रेनिंग या जो टेक्स्ट बुक्स हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। फील्ड का जो एक्सपोजर है वो अलग होता है। दैट्स व्हाई मतलब सर्विस का डिज़ाइन ऐसा है कि आप पहले स्मॉल जॉब से स्टार्ट करते हैं, लाइक एसडीएम से आप स्टार्ट करते हैं, एंड जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनमें आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। मीनवाइल आप चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, जिससे कि जब करना हो तो वो जो टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा था प्लस जो आपका फील्ड एक्सपोजर है, इन दोनों को मिक्सअप करके जो बेस्ट वे है किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का, उसको फिर आप फेस कर सकें। जैसे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर सेम काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहीं हुआ है तो हर बार वो सेम तरीके से डील होगा, उससे कुछ डिफरेंट वेज हो सकते हैं। कई बार होता है कि लोग ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, कई बार होता है कि उनको थोड़ा सा आप कंसोल करें तो वो समझ जाते हैं, कई बार वो लंबा चलता है, तो हर बार उसका जो वे है उसको डील करने का वो डिफरेंट होता है। तो वो आपको टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकती है, वो तो आपका एक फील्ड का जो एक्सपीरियंस है आप उसी से सीखेंगे। वेरी ट्रू। तो सर जैसे आपका दिन होता है, जैसे कहते हैं ना डे विद द डीएम, ऐसे वाला एक चलता है, तो कैसे क्या क्या लगभग आपका दिन का शेड्यूल रहता है? दिन का मतलब हर दिन डिफरेंट होता है क्योंकि बहुत सारी आपकी मीटिंग्स, बट जनरली बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, आपके कोर्ट वर्क भी होते हैं, तो होल वीक आपको उसको शेड्यूल करना होता है, लाइक कि आपके किन दिनों में कोर्ट्स होंगे, किन दिनों में मीटिंग्स होंगी, आपके फील्ड वर्क भी होते हैं, क्योंकि अगर आप फील्ड पे नहीं जाएंगे तो फील्ड के जो वर्क्स चल रहे हैं उनकी क्वालिटी को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर लोगों में ये फियर नहीं है कि नहीं डीएम कभी भी आके चेक कर सकते हैं, औचक निरीक्षण जिसको बोलते हैं, तो उससे क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है, जो सर्विस डिलीवरी है वो बेटर हो जाती है। तो आपको उसके लिए भी टाइम मैनेज करना होता है, तो यू हैव टू मैनेज ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स।
तो सर जैसे ऐसा कहते हैं कि जैसे ही आप डीएम बनते हैं तो लगभग 70-80 कमिटीज के आप हेड बन जाते चेयरमैन हैं, होते हैं। चेयरमैन होते हैं। तो सर क्या वो सारी कमिटीज को एक्चुअली देख पाते हैं या किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होता है? ये बिल्कुल देख पाते हैं और देखना भी पड़ता है, बिकॉज वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो बोलते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जैसे आपको पावर मिलती है तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, तो आपको उन चीज़ों को मैनेज करना होता है। इसीलिए वो जो पॉइंट बोल रहा था ना कि आपको मीटिंग्स में, आपकी कोर्ट में एंड आपके फील्ड वर्क्स में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है, कि जिससे कि आप ये जो सारी कमिटीज हैं उनको भी आप देख सकें, फील्ड पर एक्चुअल जो वर्क चल रहा है आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकें, उसमें जो करेक्शन होने हैं उन करेक्शन में आप अपना इनपुट दे सकें, और प्लस जो अदर वर्क्स हैं वो भी आपको करने होते हैं। वेरी राइट सर। तो सर जैसे ऐसा कहते हैं ना कि आईएएस के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस कैसे में मतलब मेंटेन हो उसके साथ? क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अच्छा सिर्फ काम ही होगा क्या, या कुछ और उसके साथ कुछ पर्क्स, प्रिविलेजेस या एंटरटेनमेंट या अपनी फैमिली को समय देना, क्या वो भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, और आपको टाइम मिलता भी है, ऐसा नहीं है, मतलब हर दिन उतना चैलेंजिंग नहीं होता है, ये डे टू डे वेरी करता है। लाइक किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो हो सकता है कि आप 24 घंटे बिजी रहें, किसी ने आपका नॉर्मल रूटीन काइंड ऑफ ऑफिस रहेगा, तो वो हर दिन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, और उन सब चीज़ों में आपको बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज आप सिर्फ वर्क में रहेंगे तो बहुत सारी स्टडीज भी है ना कि अगर आप 24/7 आप काम करते रहेंगे तो आपकी काम की क्वालिटीज जो है वो Decrease हो डाउन जाएगी, होगी, हाँ। वो डिग्रेड हो जाएगी। तो आपको उन चीज़ों में बैलेंस करना पड़ेगा, आपको खुद का भी ध्यान देना पड़ेगा और फैमिली का भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड दैट यू हैव टू मैनेज। सर लेकिन आप यूपी से एमपी गए, तो ये अपने आप में दो बड़े अलग अलग स्टेट्स हैं, इसमें आपको कोई अंतर महसूस हुआ? नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बिकॉज लोकली नया लैंग्वेज वाइज, कल्चर वाइज तो यूपी एमपी ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑल्दो एमपी इज मच बेटर फॉर वर्किंग, आई कैन से। यूपी में भी वर्किंग अच्छी है, बट थोड़ा शो ऑफ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एमपी। एमपी में ऑफिसर्स की रीच जो है, या पब्लिक की रीच ऑफिसर्स के लिए बहुत ईजी एक्सेस है, उतना यूपी में शायद नहीं है। तो सर मैंने अभी जब हमारी बात हो रही थी तो हमारी बात हो रही थी कि हिंदी मीडियम से आपने दिया। हाँ, ये अपने आप के अंदर एक हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि कई बार ऐसा एक बात चलती है कि शायद हिंदी मीडियम से एग्जाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। तो सर इस पे आपका क्या है, क्योंकि आप बता रहे थे कि शायद लैंग्वेज की एक इशू है इसमें? नहीं, मतलब लैंग्वेज कोई भी हो वो बैरियर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग अलग तौर पे डिफाइन होती हैं, जैसे बट स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि आप सबसे अच्छा बेस्ट कर सकते हैं, आपको लैंग्वेज वही ऑप्ट करनी चाहिए। कोई दूसरा इंग्लिश में सेलेक्ट हो रहा है, आपको सिर्फ इसलिए इंग्लिश नहीं लेनी है, या इवन ऑप्शनल की बात भी सेम ही है कि आपके सराउंडिंग कोई ऐसा है, आज किसी से आप मिले, उसने जो भी ऑप्शनल लिया हुआ था आप उसी से मोटिवेट होकर के वही ले लें और फिर उसमें आप सफर करें। उससे बेटर है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या ऑप्शनल हो, आपको उसी को चूज करना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के साथ में कई सारी डिफिकल्टीज हैं। इंग्लिश के साथ में एक मेजर जो अच्छी बात है कि वहां पर फीलिंग्स के लिए सेम वर्ड्स हैं, हाँ। बट हिंदी में हर फीलिंग के जो लेवल्स हैं उनके लिए भी अलग अलग वर्ड्स हैं। तो बहुत बार अपने आंसर राइटिंग हो सकता है कि वो सही वर्ड को यूज नहीं करें और हम जो कहना चाहते हैं बट एग्जामिनर शायद कुछ और समझे, तो वो हिंदी के साथ चैलेंजेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में सिलेक्शन नहीं होते। नहीं सर, सिलेक्शन तो होते ही है हर साल, तो ये भी बहुत अपने आप में एक रीअश्योरिंग बात है, क्योंकि कि हिंदी के बच्चे को कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करके अपनी भाषा पे पकड़ बना के एग्जाम देना है। हाँ बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी के लड़के बच्चे जो हैं वो इन्फीरियर नहीं है, तो वो हमारी मातृभाषा है। हाँ, ये सोच के अगर हम किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ेंगे हाँ। और हम इंग्लिश वालों को सुपीरियर समझेंगे तो फिर आप मतलब फर्स्ट स्टेप पर ही आप खुद को डाउन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। लैंग्वेज जस्ट एक माध्यम है, आप जो कहना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करने का, वो आप जिसमें बेटर कर सकते हैं, आपको वो लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा एक तथास्तु का हमारा एक विजन है। विजन में हम लोग ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बच्चा यूपीएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे और वो अपने साल वेस्ट ना करे। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे लगे रहते हैं कि पहले तो ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ेंगे नहीं,
सिर्फ मस्ती करते रहेंगे और ग्रेजुएशन होने के बाद दिमाग चलाएंगे कि अच्छा अब क्या करना है, और फिर 1 साल इस चॉइस में, फिर 1 साल कोचिंग में, फिर 1 साल, तो करते करते बहुत गोल्डन ईयर्स चले जाते हैं। ये होता है बच्चों के साथ में। एंड मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है दैट इज़ वेरी गुड फॉर किड्स, क्योंकि लिटरली 100 में से 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो ग्रेजुएशन तक वो डिसाइड ही नहीं करते मुझे किस सेक्टर में जाना है, या आपके माइंड में तो होता है कि मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन करना कैसे है, वो जो कि आपका क्लासेस चल रही हैं और आप उसमें एंगेज्ड हो, या आपको लगता है कि आप एंगेज्ड हो, तो आप उस टाइम को वेस्ट करते रहते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन जब आपको लगता है कि नहीं अब तो आपको कैरियर के सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, तो आप डिसाइड करते हैं, तो वो आप एक अच्छा खासा टाइम जिसको आप यूज करके अपने सिलेक्शन की ड्यूरेशन को कम कर सकते थे, वो आपने वेस्ट कर दिया। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड आई होप इससे बच्चों का बहुत फायदा होगा। आई होप सर, पर बच्चे ना सही समय से और सही तरीके से डिसाइड करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो हमारा यूथ का टाइम होता है ना सर, वो बहुत कीमती होता है। जितनी एनर्जी शायद तब होती है उतनी बाद में नहीं रहती, और उस समय पे अगर कंफ्यूजन, मतलब जो भी बनना है, मैं किसी को एआई एक्सपर्ट भी बनना है, तो सही समय से शुरू करो, उस दिशा में बढ़ो। लेकिन अगर आपको जो भी करना है आप उसको सही, जैसे कहते हैं ना, ग्रेजुएशन उसी दिशा में हो, उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी डिग्री के साथ, जॉब के साथ, किसी के साथ करते हुए आप अपना सिलेक्शन लें। तो इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। एंड मैं तो बच्चों को बोलता हूँ हमेशा कि कुछ चीज़ों में आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए, आपको अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट अभी हम बात कर रहे थे लैंग्वेज, ऑप्शनल, कैरियर में किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के कहने पर आपने स्टार्ट कर दिया कुछ भी, और आप एक बहुत आसान ह्यूमन टेंडेंसी है ना ब्लेम गेम, कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ रहा, इन्होंने बोला था ये एग्जाम पास करना, इस एग्जाम की तैयारी कर लो, हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं था, पेरेंट्स बहुत ज्यादा कई बार फोर्स करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया उनके कारण। जबकि आपकी चॉइस थी, अगर आपकी चॉइस नहीं थी तो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको जो भी आपको प्रेशराइज कर रहा है उसको कन्विंस करना चाहिए था कि दिस इज नॉट इन माय नेचर, ये मैं नहीं करूंगा इसको, मैं जो जिससे मेरा इंटरेस्ट है मैं उसे करूंगा। अगर आप उस डायरेक्शन में जाते तो आप शायद बेटर कर पाते। तो इसीलिए ऑप्शनल, लैंग्वेज, किस सेक्टर में जाना है, किस सर्विसेज में जाना है, ये सारे डिसीजन आपके अपने होने चाहिए, जिससे आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। अच्छा होगा वो भी आपका डिसीजन था, नहीं सक्सेस मिलता तो वो भी आपका डिसीजन था, and you have to own it. Absolutely, honesty. Yeah. तो सर अब हम कुछ रैपिड फायर करेंगे, Okay. है ना? आपको सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देना है। Okay. मध्य प्रदेश। It's a good state. सर एक ही शब्द बोलना है उसके लिए। It's nice. Okay. Your favorite food? Indian food. इंडियन में कौन सा? कड़ी चावल, राजमा चावल? दाल चावल. दाल चावल। Your favorite song? Song तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। आप कौन से सॉन्ग सुनते हैं, नए या पुराने? कुछ भी जो अच्छा लगे, पर ऐसा कुछ फेवरेट नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी सॉन्ग पर्सन। आपकी हॉबीज? माय हॉबी इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या क्या खेलते हैं सर आप? क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, टेनिस थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। अरे वाह। और अगर ऐसे बोला जाए कि लस्सी पियेंगे या चाय पियेंगे? तो चाय पियेंगे। तो चाय तो आप चाय चाहिए, चाय पर्सन? नॉट अ चाय पर्सन, बट बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना कि चाय जैसे आपका स्ट्रेस बूस्टर। हाँ, या बहुत बार जैसे आप जॉब टफ तो है, आपका स्ट्रेस भी रहती है, तो बहुत बार चाय कॉफी इट्स अ नीड। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं या परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? एक्चुअली बहुत पहले मैंने खुद को समझाया था कि कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक चाहे आपकी फैमिली सिचुएशन में हो, बहुत बार आपकी लाइफ में अप एंड डाउन फेज आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, या कैरियर में ऐसे ही होता है, तो आपके परेशान होने से तो प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी। तो यू हैव टू फेस इट। आपको परेशान होकर के भी आप कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, उससे अच्छा है कि आप उसके बारे में सोचें और उसका जो भी बेस्ट पॉसिबल वो वे हो उसको करने की कोशिश करें। तो दिस काइंड ऑफ मैं डील करता हूँ। मतलब बस सोच के उसको वो कर लेते हैं। लेकिन जैसे ऐसा होता है ना कि कई लोग, जैसे कोई परेशान होता है तो वॉक पे चला जाता है, कोई परेशान होता है मूवी देख लेता है, ऐसा कुछ आप करते हैं क्या? इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सर और एक चीज और थी जो हम आपसे पूछना चाहते थे
कि आपने इतनी साल एक इतनी चैलेंजिंग पोजीशन पे अलग अलग जगहों पे काम किया, व्हाट आर द लेसन्स दैट यू हैव लर्नड? बेसिकली मैं सभी जो बच्चे जो आगे चल के सेलेक्ट होंगे उनको भी बोलना चाहता हूँ, ये सर्विसेज में वी आर अ पब्लिक सर्वेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ईगोज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, हमको उनसे साइड होना चाहिए। हम जिनके लिए सर्विस करने आए हैं या जिनके लिए हम सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा और फिर हम पब्लिक सर्विस करेंगे, और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम पब्लिक से ही दूर हो जाते हैं, जबकि हमको पब्लिक से जुड़े होना चाहिए उनके बेटरमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, बिकॉज चाहे वो आपकी मेहनत से मिला है या किस्मत से मिला है, बट आपको चूज किया गया है उस पर्टिकुलर सिस्टम को डील करने के लिए या उसको लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो आपको करना चाहिए, और ये सर्विस ने हमको सिखाया है कि यू हैव शुड humble, you have to connect with peoples and you have to do for peoples. Thank you so much, sir. Thank you so Thank much. you It so was much. such a nice conversing with you, and we wish you all the best for your current posting. So currently, sir, you are posted as MD warehousing. Yeah. तो सर इतने सारे वेयर हाउसेज में सब सामान आ जाता है? MP तो अभी सरप्लस में है। सरप्लस में है ग्रेन्स के लिए। तो मैंने एक बार ऐसे पुराने कहावत में सुना था, एक बार ऐसे ना, जैसे आसपास बातें होती है ना, गली में ही जो बात होती है उस टाइप से, कि जो पुराना जो ग्रेन होता है अगर वो खराब हो जाता है तो उसको बियर फैक्ट्रीज वगैरह को बेच दिया जाता है। ऐसा भी होता है क्या सर? वो एक पूरा चैनल है, लाइक जो बेटर फूड ग्रेन है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उसको हम पीडीएस शॉप्स पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाई चांस अगर किसी भी रीजन से, कभी बारिश के रीजन से या किसी भी रीजन से ग्रेन खराब हुए, तो उनके जो मल्टीपल यूजेस हैं उसमें जहाँ पर भी वो यूज करने लायक होता है उसके हिसाब से उसको पॉलिसी डिसाइड करती है, उसको वहाँ और पे फिर हम उसको वहाँ पर सर्कुलेट करते हैं। तो लेकिन मतलब ग्रेन्स को स्टोर करके रखना भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल मतलब जैसे ऐसा कहते हैं कि इतने लोग हैं जो ग्रेन्स चाहते हैं, मतलब शायद कहीं ना कहीं क्या कुछ जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये ग्रेन हमने जो प्रोक्योर किया हुआ है वो उन्हीं के लिए किया हुआ है जो पीडीएस सिस्टम में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक वी अगर हमारी नीड सर्टेनली 10 की है फॉर द होल डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पास 100 है, तो बाकी का 90 हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट मंथ, तो वो हमें स्टोर करना है, दैट्स व्हाई स्टोर किया जाता है। सो उसका कुछ फूड प्रोसेसिंग से लिंक करके उसका वो, बट हाँ इट इज अगेन मल्टीपल मिनिस्ट्रीज दैट विल कम इनटू प्ले। नहीं, जो हमको पीडीएस में मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमको लोगों को जो निःशुल्क राशन उपलब्ध कराना है, हमको उतना स्टोर तो करना ही पड़ेगा। लाइक अभी जैसे वीट का प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होने जा रहा है इन मार्च, वो मैक्सिमम मई तक या जून तक चलेगा, बट हमको उसको लोगों को जो सर्कुलेट करना है वो पूरे साल करना है, तो उसको हमको स्टोर करके तो रखना स्टोर करके रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।